कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। ये घर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसी दौरान तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मुसाफिर बताया जाता है। मुसाफिर कई दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ था। लगभग मनाली में 10 दिन पहले काफी जोर की बारिश और बाढ़ ने अपना कहर मचाया हुआ था। इसी वजह से काफी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। दूसरी ओर ये भी बताया जाता है कि आसपास जितने भी पहाड़ी एरिया हैं सभी पहाड़ी एरिया टूट चुके हैं और उनमें जितना पत्थर था वो पत्थर बहकर नदी नालों में आ चुका था और साथ में ही ढेर सारे सड़कों पर वो पत्थर आकर गिर चुका था। इसी वजह से कई सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। इसी दौरान हम इस आदमी को देखते हैं जो 10 दिनों बाद यहाँ से निकलने वाला था। आज उसने तय किया था कि वो इस दौरान लद्दाख की ट्रिप करेगा। पहले दिन मनाली से सिसु जाने वाला था, पर यहाँ पर एक दिक्कत और भी थी कि अटल टनल अभी तक बंद था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो रोहतांग पास होते हुए सिसु तक पहुंचेगा। वो बताता है कि वो उसका दोस्त था जो लगभग 10 दिनों तक उसके साथ ही था। अब वो परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता है कि ये रास्ता आगे से जल्दी से खुल जाए जिसकी वजह से उसका दोस्त वापस अपने घर को जा सके। अब मुसाफिर अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। जब वो रास्ते में गया तभी हमें रास्ता देखने को मिलता है जो आधी तरह से टूट चुका था और जो साथ में नदी थी उस नदी में भी ढेर सारे पत्थर पड़े थे। जाने की इस बरसात ने सड़कों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब वो आदमी यहाँ से गुजरता हुआ एक ब्रिज के पास आ जाता है। इसी दौरान वो नीचे पुल को दिखाता है जो पूरी तरह पुल तहस नहस हो चुका था और इस ब्रिज के नीचे ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। तभी हम रास्ते का दूसरी साइड की जगह देखते हैं जो रास्ता पानी ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। इसके बाद वो व्यक्ति हमें दो रास्तों को दिखाता है। एक रास्ता जो था रोहतांग पास को जा रहा था और दूसरा जो रास्ता था वो अटल टनल से होकर जा रहा था। पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अटल टनल का रास्ता बंद था, इसी वजह से इसे रोहतांग पास होकर ही जाना पड़ेगा। अब ये आदमी यहाँ से निकल पड़ता है। आगे चलने के बाद हमें वो खूबसूरत से नज़ारे दिखाता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पहाड़ जो कि ग्रीन रंग के काफी ही सुंदर लग रहे थे और दूसरी ओर इस पहाड़ों के अंदर में लगे हुए बड़े बड़े पेड़। अब वो आदमी इस पेड़ के रास्ते से होता हुआ यहाँ से गुजर रहा था। आगे जाकर वो एक बार फिर से रुक जाता है। इसी दौरान वो आसपास का नज़ारा दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि आसपास में अब मींह की वजह से यानी कि बारिश की वजह से ढेर सारे वाटरफॉल निकल आए हैं। कुछ वाटरफॉल छोटे हैं और कुछ वाटरफॉल बड़े हैं। ये पानी सारा बारिश का और जो साथ में ही अभी फिलहाल बर्फबारी हुई थी उसका पानी था जो कि ऊपर पहाड़ों से बहता हुआ यहाँ से नालों से निकलता हुआ झरने का रूप ले रहा था। तभी हमें एक बड़ा सा झरना भी देखने को मिलता है जहाँ पर एक तंबू लगा हुआ था। वो आदमी हमें ये बताता है कि ये तंबू जो यहाँ पर दुकान लगाया करते थे, पर अब फिलहाल बारिश की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आ रहा और चहल पहल भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तभी वो जो हमें वाटरफॉल दिखा रहा था उसके बारे में भी बताता है। वो कहता है कि ये वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, काफी ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर मैगी खाते हैं और साथ में ही वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद उसे एक चरवाहा मिलता है। वो ढेर सारी भेड़ों को लेकर ऊपर से नीचे उतर रहा था। दरअसल कुछ समय पहले ही ऊपर में बर्फबारी हुई थी। इसी बर्फबारी के वजह से वो अपनी भेड़ों को लेकर नीचे जा रहा था, जाने कि वो मनाली की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि ऊपर में और भी ज्यादा बर्फबारी पड़ेगी जिसके बाद उसकी भेड़ों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तभी हमें वो व्यक्ति बताता है कि इन भेड़ों की वजह से कभी कभी थोड़ा सा जाम भी लग जाता है। इसके बाद हमें यहाँ के रास्ते दिखाए जाते हैं। ये रास्ते बहुत ही ज्यादा भयानक से लग रहे थे। दरअसल एक तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और नीचे की ओर बड़ी बड़ी खाई और इससे बड़ी बात ये थी कि जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल सीधी थी, यानी कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा उसी के साथ आदमी नीचे चले जाएगा। अब वो यहाँ से गुजरता हुआ आखिरकार एक गांव में पहुंचता है जिस गांव का नाम हमें मणि बताया जाता है। दरअसल ये गांव एक तरह का समतल एरिया आ चुका था, यानी कि आसपास की जो गहराई थी वो कम हो चुकी थी। वो कहता है कि आसपास पहले कुछ तंबू लगा हुआ करते थे, इसी जगह पर आदमी खाया करते थे, पर आज इस जगह का माहौल बिल्कुल बदल चुका है और आसपास में ढेर सारे घर से बन चुके हैं। और इसी दौरान वो वहाँ पर पार्किंग की जगह भी दिखाता है। इसके बाद हमें यही मालूम होता है कि इसके सिवा यहाँ पर बहुत सारे कम लोग हैं जो आज ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से आगे निकलने के बाद रास्ता और भी खतरनाक हो रहा था। एक तरफ खड़ी खड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी गहराइयाँ। अब ये यहाँ से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी हम आसमान में देखते हैं। आसमान में अभी भी ढेर सारे बादल थे, यानी कि बारिश ने अपना रुख तो बदल लिया था पर बादल अभी भी नजर आ रहे थे। अभी भी ये हो सकता था कि बारिश हो सकती है। यहाँ से गुजरते हुए उसे फिर एक बड़ा सा झरना दिखाई देता है जिसकी वजह से वो अपनी बाइक एक बार फिर से रोकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि काफी दूर में एक बहुत बड़ा झरना है और आसपास बहुत ही ज्यादा सुंदर नज़ारे हैं। बड़े बड़े पहाड़ देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर हमें ये मालूम होता है कि बारिश ने यहाँ का मौसम बिल्कुल बदल दिया था। काफी समय तक चलने के बाद आखिरकार वो रोहतांग पास पहुंच जाता है। आसपास में अब भी काफी सारी तंबू लगे हुए हैं। ये जो तंबू थे उन आदमियों के थे जो खाना बेचा करते थे और अपनी शॉप लगाया करते थे, पर बारिश होने की वजह से अभी फिलहाल कोई ऊपर नहीं आ रहा था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शॉप बंद की हुई थी। एक बार फिर से वहाँ पे भेड़ों का झुंड देखते हैं। ये चरवाहे भी अपनी भेड़ों को लेकर नीचे मनाली की तरफ जा रहे थे। रोहतांग पास पे आने के साथ ही हमें सुंदर से पहाड़ दिखाई देते हैं, ऐसे पहाड़ जिन पर ढेर सारा बर्फ जमा हुआ था
और आसपास के जो पहाड़ थे बर्फ से ढके होने के कारण काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। रोहतांग पास से निकलने के बाद आखिरकार वो कोकसर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो फिर एक बार रुकता है। इसी दौरान वहाँ का नज़ारा दिखाता है। यहाँ पर ढेर सारे आदमी थे, पर इन लोगों का अभी फिलहाल पूरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था, क्योंकि जितनी भी बारिश हुई उन बारिश के कारण इनके पास अभी लाइट नहीं थी। यानी कि ये लोग 10 दिनों से पूरी दुनिया से टूटे हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ से आगे निकलने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो सड़क है और दूसरे साइड एक बार फिर से नदी आ चुकी है। इस नदी में अभी फिलहाल पानी कम हो चुका है, पर अब इस नदी ने अपना पूरा खौफ दिखा दिया था। जिसके बाद ये यहाँ से गुजरता हुआ एक पुल के पास आ गया। इस पुल का नज़ारा और भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि जब बारिश आई उस बारिश में ढेर सारे पत्थर भी आ रहे थे। वो सारे पत्थर आ आकर इस पुल को पूरी तरह ढक दिया था। जिसके बाद यहाँ पर इसकी पूरी सफाई की गई। सफाई करने के बाद यहाँ पर पत्थर हटाकर इस पुल को फिर से चालू किया गया। यहाँ से लोग गुजर तो सकते थे, पर वो ही जिनके पास 2 व्हीकल वाली गाड़ियां हैं, यानी कि 4 व्हीकल वाली गाड़ियां अभी फिलहाल नहीं आ रही थी। ऊपर से पानी जितना भी आ रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक रूप से आ रहा है। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें फिर एक बार पुल दिखाया जाता है। वो पुल और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से टूटा हुआ था और ऊपर से बहुत ही ज्यादा पत्थर गिरे पड़े थे। इसी दौरान हम वहाँ पर कुछ मजदूरों को भी देखते हैं। वो मजदूर सभी मिलकर उस ब्रिज को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उनमें से एक मजदूर बताता है कि कल को ही ऊपर से एक पहाड़ गिरा था। ऊपर से पहाड़ गिरने की वजह से ये पुल पूरी तरह धंस गया और इसमें जितने भी ईंटें पत्थर लगे हुए थे वो ईंटें पत्थर टूटकर इस नदी में बह चुके हैं। कि यहाँ पास में ही एक नया ब्रिज बनाया जा रहा था। अब इस पत्थर के गिरने की वजह से उस ब्रिज का काम भी बंद हो चुका है। तब हम एक आदमी को यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि नीचे में भी अभी फिलहाल ढेर सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों से आगे गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन मजदूरों से बात करने के बाद वो यहाँ से आगे निकल जाता है। आगे जाकर 2 रास्ते आ जाते हैं। इन 2 रास्तों में एक जो रास्ता था वो अटल टनल का था और दूसरा रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था। तभी वो आगे जाकर हमें ये दिखाता है कि अटल टनल में जितने भी जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। तभी हम यहाँ पर ढेर सारे ट्रकों को भी देखते हैं। वो बताता है कि दूसरी तरफ जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती, पत्थरों को नहीं हटाया जाता, तब तक ये ट्रकों वालों को यहाँ पर ही रुकना होगा। पूरी तरह से सफाई होने के बाद ही इनको रास्ता मिलेगा और यहाँ से ये जा पाएंगे। और सबसे खास बात ये थी कि ये आदमी अपने इस गाड़ियों को लेकर 10 दिन तक यहाँ पर रुके हुए थे और ऊपर से कभी बारिश आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था। इन लोगों ने काफी ही हिम्मत दिखाई थी, जिसके बाद आज भी ये यहाँ पर ही खड़े थे। अब भी किसी तरह का कोई पता नहीं था कि इन लोगों को यहाँ पर कितने दिन और रुकना पड़ेगा। अपनी बाइक लेकर और ऊपर जाता है। जब वो ऊपर गया वो देखता है जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो रास्ता भी अब ब्लॉक है। तभी उसे मालूम होता है कि यहाँ पर ही दूसरा रास्ता एक और है। अब वो फैसला करता है कि वो उस रास्ते से जाए कि इस रास्ते से, पर ये रास्ता चीकड़ से भरा हुआ था। पैदल आदमी कोई भी यहाँ से गुजर सकता था, पर एक आदमी को बाइक जो कि 350 सीसी की है वो लेकर यहाँ से गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि दूसरे रास्ते से होकर यहाँ से गुजरेगा। इस रास्ते को देखने के बाद तभी हम पागल नाला को देखते हैं। वो बताता है कि ये नाला तो और भी ज्यादा पागल हो गया, जिस वजह से इसने इतना सारा तूफान उठा दिया। तभी हम देखते हैं कि नीचे में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों के दूसरी तरफ ढेर सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं। काफी मजदूर हैं, वो अपनी क्रेन से इस पत्थर को हटाने की और रास्ता को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नज़ारा और भी ज्यादा भयानक था। अब ये आदमी अपनी बाइक लेकर वापस उसी नाले के पास आ जाता है। नीचे आने के बाद हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जब हमने देखा तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये नाला पूरी तरह से भरा हुआ था और जितने भी मशीनें थी, यानी कि क्रेन, जेसीबी, इन सभी पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें कुछ गाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। ये गाड़ियां एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तभी हम एक वाइट रंग की गाड़ी को देखते हैं, जो कि गाड़ी इस जगह पर फंसी हुई थी। वाइट गाड़ी निकलने के बाद फिर एक ट्रक आ जाता है। अब वो ट्रक वहाँ पर फंस चुका था। अब ये आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये ट्रक इस जगह से ना निकल पाया और यहाँ पर ही फंस गया तो फिर उसे यहाँ से वापस नीचे मनाली की ओर जाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं होने देना चाहता था। इसी वजह से वो काफी टाइम तक देखता है कि ये गाड़ी, यानी कि ये ट्रक यहाँ से निकल जाए, जिसके बाद ये भी शीशु तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ से शीशु सिर्फ 3-4 किलोमीटर के रास्ते पर ही है। आखिरकार वो ट्रक यहाँ से निकल जाता है। इस ट्रक के निकलने के बाद अभी भी इस आदमी का मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा था। तभी हमें ये दिखाया जाता है इस नाले में अब एक गाड़ी फंस चुकी है। तभी वो उस गाड़ी का ड्राइवर आगे से बोनेट उठाकर उस गाड़ी को चेक भी करता है। दरअसल ये जो गाड़ियां थी इनका ग्राउंड लेवल बहुत ज्यादा कम था, इसी वजह से ये गाड़ियां यहाँ पर फंस रही थी। वो फैसला करता है कि ट्रक तो यहाँ से निकल चुका है और ये जो गाड़ी है ये भी यहाँ पर फंसी हुई है, मुझे ऐसा करना होगा, किसी तरह बचते बचाते मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसी वजह से अब वो यहाँ से निकलने का फैसला कर लेता है। फिर वो व्यक्ति किसी तरह करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बाइक लेकर बाहर आ चुका था। उसने बताया कि वो सही सलामत तो यहाँ पर आ गया था, पर उसके जो जूते थे वो पूरी तरह भीग चुके हैं और साथ में ही अंधेरा होने वाला है। अब वो फैसला करता है कि वो जल्द से जल्द शीशु जाएगा और वहां पर ही जाकर आराम करेगा। दूसरी तरफ आने के बाद हम वहां के सड़कों को भी देखते हैं। ये जो सड़कें थी वो कीचड़ से भरी हुई थी।
यानी कि यहाँ पर रास्ता अभी भी पूरी तरह खराब था। अब वो व्यक्ति वहां से निकलकर सीधा ही शीशु की ओर आ जाता है। अब उसने यहाँ पर आकर एक होटल भी ले लिया था। वो बताता है कि ये रूम उसको 600 में पड़ा। दरअसल अभी किसी तरह का कोई भी आदमी आ और जा नहीं रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी होटल हैं फिलहाल खाली पड़े हैं। उसको ये रूम फिलहाल 600 में मिल चुका था। अब वो फैसला करता है कि वो पूरी रात यहाँ पर ही गुजारेगा और अगली सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा। अब उसका खाने का टाइम हो रहा था, इसी वजह से अब वो खाना खाने के लिए यहाँ से निकल जाता है।